अगर टर्म 2 सब्जेक्टिव ही रहे तो क्या करेंगे? और अगर सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव कर दिए तो खेल खत्म? नहीं जी, क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था ना 2019 एंड 20 के सेशन में, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। मैंने बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं दिया, मैंने बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, मैंने दोनों का मिक्स दिया है। जहाँ हमारे समय में भाई हमारा जो सेक्शन ए रहता था उसमें हमें एमसीक्यूज देखने को मिलते थे, हमें असर्शन रीजन देखने को मिलते थे, हमें वहां पर मैचिंग देखने को मिलती थी, ट्रू फॉल्स देखने को मिलता था। जो भी आपको अपने टर्म 1 में देखने को मिला एमसीक्यू पैटर्न में, वो हमें भी देखने को मिलता था। पर साथ ही साथ जो हमारे बाकी सेक्शन होते थे उनमें हमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी देखने को मिलते थे। मतलब हमारा पेपर ऐसी तरीके से डिजाइन किया गया था जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाए। पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, सेक्शन ए में हमें एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं, तो नीचे अगर सेक्शन बी में आते हैं तो भाई हमें 3 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मतलब कुल मिला के हमने भी दिया था एक मिक्स पेपर, और उसके बाद भी मैंने 95.6% स्कोर किए। लेकिन यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ अप्रॉक्स 39,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो 95% प्लस स्कोर किए थे, और अराउंड 1,58,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो 90% प्लस स्कोर किए थे। हाँ, माना उस समय कोविड आ गया था तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एवरेज मिला होगा, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी थे जिनको नहीं मिला। और इतनी ऑब्वियस बात तो आप भी समझते होंगे कि जिन्हें एवरेज अच्छा मिल रहा है तो उन्हें जितने भी एग्जाम दिए वो उनके अच्छे गए होंगे। तो एक चीज तो क्लियर होती है, पेपर सब्जेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, या दोनों का मिक्स हो जाए, 95% प्लस लाना पॉसिबल है। तो वही आज हम देखने वाले हैं, तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही आता है, गुरु भाई आपने बोल दिया पॉसिबल है, बट कैसे? वही आज की वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके दिमाग से ये क्वेश्चन निकल जाएगा कि अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो क्या करना है, सब्जेक्टिव हुआ तो क्या करना है, या कैसा भी पेपर हो जाए क्या करना है, सब हम डिसाइड करने वाले हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा आइडिया हमारे लिए काफी है। अगर ये आइडिया हमें लग जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और वही आइडिया की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा क्लास 9th की तरफ। अब आप बोल रहे होंगे भैया हम तो 10th 12th 11th के स्टूडेंट, हम 9th में क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। क्लास 9th में एक हमारा बहुत फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। आप सबको याद होगा। उसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आप कोई भी क्लास में, चाहे आप 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, आप रिलेट कर पाएंगे। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते थे तो हमें बहुत कुछ याद रहता था। तो सबसे पहले यार इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चलते हैं। तो जब आप इसका इंट्रोडक्शन रीड करेंगे ना तो आपके सामने 3 पॉइंट ये वाले क्लियर हो जाएंगे। जब आपके सामने ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्लियर होते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। मतलब आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और आपको यही क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स आपके पक्का हो गए। लेकिन साथ ही साथ यही 3 पॉइंट के बीच में कुछ ऐसे और पॉइंट निकलते हैं जो आपके एमसीक्यू हैं, जैसे कि रायगंज, अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। मतलब कुल मिला के इसी में से कुछ ऐसे एमसीक्यू भी निकल जाते हैं। मतलब हमको एक चीज क्लियर हुई यार कि अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास के, किसी भी बुक का, या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम अगर पूरा टॉपिक कर लेते हैं तो हमारे सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हो गई। लेकिन उसमें ही कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव चीज भी होंगी जो हमें पता लगना चाहिए। अब वो कैसे लगेगा हम उसकी बात करना चाहते हैं। तो सिंपल चीज अभी मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एक पैराग्राफ में हमें सब्जेक्टिव चीजें भी देखने को मिल जाती हैं और उसी पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव चीजें भी देखने को मिल जाती है। बस एक नजरिया चाहिए दोनों चीज देखने का। इसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के आप हो, यही चीज आपको फॉलो करना है। हमारी जो एनसीईआरटी होती है या आपकी कोई भी मेन बुक हो, आपकी रिफ्रेशर हो, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जो हमें खुद से देखना पड़ता है। एक पार्ट उसका होता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। मतलब जब आप उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि बोर्ड में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 12 पॉइंट लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उसको एक फ्रेम कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप एक और चीज पढ़ रहे होते हैं जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। मतलब आपका एक लाइन निकल के आएगा, एक डेट निकल के आ जाएगी, या कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमारे टर्म 1 में हमारे साथ हुआ। तो मतलब एक बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि आपकी जो भी मेन बुक है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है। एक आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है और उसी के बीच से आपका निकलता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इससे हमें सिंपल एक जो चीज क्लियर समझ में आती है वो है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके से रीडिंग करना है कि भाई हम सब समझ जाएं कि इस चैप्टर में से क्या सब्जेक्टिव हमारा हो गया और क्या ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया। अब इसको समझे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से मैं एमसीक्यू डाल के आप किसी चीज के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, और वो है आपका टर्म 1 बोर्ड एग्जाम।
हमने जब फंसना पक्का है सीरीज बनाई थी तो उससे पूरे क्वेश्चन आपको टर्म 1 में देखने को मिले। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, भैया आपने जादू कर कैसे दिया? वो कोई जादू नहीं था, हमने पुराने पास के पेपरों को एनालाइज किया था कि भाई अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो बोर्ड वाले आखिर वो पेपर बनाते कैसे हैं, वो बुक में से ऐसे कौन से एरिया से होते हैं जहां से ये सारे क्वेश्चन निकाल के आते हैं। सेम चीज आपको करना है। आज नेट पर जाइए, आपका क्वेश्चन पेपर अपना टर्म 1 का लिखा रखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बाजू में अपनी बुक खोल के रखिए और देखिए कि भाई अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या मैं एसएसटी अपनी क्लास 10 का पढ़ रहा हूँ, अगर मैथ्स साइंस का स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहा हूँ, तो बोर्ड वालों ने चैप्टरों से कहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन निकाले। हर एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू के क्वेश्चन निकालने का तरीका बहुत अलग होता है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। एक बार आप आधा घंटा बैठकर, 1 घंटा बैठकर अपने टर्म 1 के पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं कि भाई बोर्ड वालों ने जो इसके एमसीक्यू निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं मेन बुक से, आपकी 50% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। जैसे आप अगर हिस्ट्री कर, आपने बोला अच्छा ये पैराग्राफ के बीच से जो स्टेटमेंट रहती है उनको निकाल लेते हैं, अच्छा डेट्स को निकाल लेते हैं, अच्छा डिफिकल्ट वर्ड्स को निकाल लेते हैं, आपको सब समझ में आने लगेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, सबसे पहले आपको यही काम करना है। जैसे कि अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो भाई ये पैराग्राफ में आपने जैसे ही पढ़ा तो आपका सब्जेक्टिव पेपर प्रिपेयर हो गया कि अगर 5th रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, मैं लिख दूंगा। लेकिन साथ ही साथ जब आप पेपर एनालाइज कर चुके होंगे टर्म 1 का, तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि भाई एमसीक्यू इसमें से क्या क्या बन सकते हैं, तो आप उस चीज को सिंपली हाईलाइट कर लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आप जो कर सकते हैं। और अब आता है हमारे वीडियो का इसके बाद मेन पार्ट, एक स्ट्रेटेजी, जो सिंपल मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर इन स्टेप्स को आपने दिल लगा के फॉलो कर लिया, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, आपको टर्म 2 में फुल लाने से कोई नहीं रोक सकता। शायद सीबीएसई मिक्स पेपर बनाए, सब्जेक्टिव बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए या कोई नई चीज लेकर आ जाए, तो पूरा वही अब हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजी में हमारा सबसे पहला पार्ट आता है रीड करना। आप जिस भी क्लास की मेन बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रीड करिए। जब आप उसको रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो चैप्टर भी आपसे बनेगा और आपके क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स नहीं कट सकते अगर आपने किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि जब आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप मन से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, अपनी बुक से ही पॉइंट निकालकर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप आता है रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपकी बुक हाईलाइट करना और खुद से नोट्स बनाना। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो चीजों को ऐसा हाईलाइट करिए कि भाई ये मैंने पेपर एनालाइज कर लिया टर्म 1 का, मेरे बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में सीबीएसई वालों ने ये बीच के स्टेटमेंट निकाल के पॉइंट दिए थे, जो भी ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है अब उनको मैं हाईलाइट करूंगा टर्म 2 के लिए, उनको आप हाईलाइट करना चालू करिए। साथ ही साथ नोट्स खुद की लैंग्वेज में बनाइए। दुनिया भर से आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके खुद के नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप शॉर्ट बना चाहते हैं, लॉन्ग बना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन खुद से नोट्स बनाइए। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते जाइए। इससे क्या होगा, बाद में आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ आपको फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जब ये बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, और मैं बोलता हूं कि सीबीएसई की एकदम से अनाउंसमेंट हो जाती है कि भैया पेपर अब सब्जेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, मैं एमसीक्यू कैसे करूंगा, क्योंकि आपने एमसीक्यू पहले से हाईलाइट करके रखे हुए। और अगर पेपर सब्जेक्टिव हो जाता है तो यही एमसीक्यू के जो पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं, इन्हीं पॉइंट को आप यूज कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट के आंसर में, और आपको सब्जेक्टिव पेपर में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार मैंने हाईलाइट कर लिया था एमसीक्यू के लिए, तो वो पॉइंट तो मेरे दिमाग में पहले से है, मुझे लिखने में सब्जेक्टिव पेपर में कितनी आसानी जा रही है। तो ये सेकंड स्टेप भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप आता है भाई, डू नॉट स्किप। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ भी ऐसे स्किप करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए। कहीं भी आपको लगता है नहीं ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, उसको अपने दोस्तों से पूछिए, टीचर से पूछिए, हमसे पूछिए, कहीं से ही पूछिए, लेकिन क्लियर करिए। कोई पैराग्राफ डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, लेकिन कोई भी चीज स्किप हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसके बाद फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक अच्छा टाइम टेबल, एक अच्छी स्ट्रेटेजी। आपने अगर अभी तक हमारी टाइम टेबल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ये गलती है। ऊपर आई बटन में आपके लिए डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये वीडियो मत देखना, मत भूलिएगा। नीचे मैंने थंबनेल में लिखा है बेस्ट टाइम टेबल ऑन यूट्यूब। ये कोई क्लिक बेट नहीं है, सही में बेस्ट टाइम टेबल है, एकदम प्रैक्टिकल टाइम टेबल है, इसको फॉलो करिए। और बोल देता हूँ वीडियो देखिए, नहीं अच्छा लगता है टाइम टेबल खुद से बनाइए, क्योंकि मेरे इस वीडियो का मकसद ये टाइम टेबल प्रमोट करना नहीं है, आपको ये बताना है कि एक अच्छा टाइम टेबल और एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि मुझे मालूम है इस वीडियो को देखने के बाद आप और कोई वीडियो नहीं देखेंगे।
फिर इसके बाद एक 5th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पर आज के समय में अच्छा इंपॉर्टेंट है और आपका मैं भाई हूं, उसी नाते से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे टाइम टेबल वाली वीडियो देखें ना देखें, लेकिन अगर मैं चैनल पर एक वीडियो डाल देता हूँ, बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड कंफर्म क्वेश्चन मार्क, आप इसको देख लेंगे। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वीडियो देख लेंगे। अगर मैं और थंबनेल चेंज कर देता हूँ, डाल देता हूँ टर्म टू शॉकिंग न्यूज सीबीएसई, आप ये वीडियो देख लेंगे। मतलब हमारी होम स्क्रीन में टाइम टेबल की, स्ट्रेटेजी की, एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, वो हम देखें चाहे ना देखें, ऐसी वीडियो हम देख लेते हैं। हो सकता है इसके बाद मुझे थोड़ी सी कमेंट में हिट मिल जाए, लेकिन मैं जो सच है वो आपको बता रहा हूँ। ऐसी वीडियो में व्यूज देके आप यूट्यूबर का तो फायदा करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना नुकसान करते हैं। आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके दिमाग में वही वही चीजें चल रही होती है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अब आप बोल रहे होंगे भैया लेकिन अगर ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे और सच में कोई न्यूज हुई तो क्या करेंगे? तो एक सिंपल सा कोट मैं आपको बताता हूं जो मुझे किसी ने बताया था कि अगर कुछ सच है और इम्पोर्टेंट है तो वो आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाता है। मतलब अगर सीबीएसई के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ, तो आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, न्यूज अपने आप आपको इतने लोग बता देंगे सीबीएसई का पेपर कैंसिल हो गया कि आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपका टर्म टू सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव हो जाता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अच्छे ट्रस्टेड सोर्सेज को सब्सक्राइब कर रखिए, अच्छे दोस्त आपके जो हैं वो आपको बता देंगे। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज सच है और इंपॉर्टेंट है तो वो आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाती है। इसको खुद 2 मिनट सोचिएगा कि जितनी भी जिंदगी में आपके पास में सही चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनकी खबर आपको अपने आप मिली कि आपको खुद ढूंढना पड़ा। ये कोड बहुत डीप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद आखिरी में कुछ प्रो टिप्स और मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली प्रो टिप आती है वही कि नोट्स और हाईलाइट करिए, अच्छे नोट्स बनाइए, बुक को हाईलाइट करिए। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक बार की मेहनत। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और मैं आपसे बोलूंगा ये चैप्टर फिर से पढ़ लो, आपको दूसरी बार में बड़ी बोरियत आएगी, तीसरी बार में तो आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई बार बार एक चीज हम नहीं कर सकते। इसलिए जब पहली बार कर रहे हैं तभी पूरी मेहनत करिए। ये मत करिए कि यार अभी चैप्टर पढ़ लेता हूँ, हाईलाइट बाद में कर लूंगा, नोट्स बाद में कर लूंगा, यार अभी ये स्किप कर देता हूँ, बाद में कर लूंगा। बाद कभी नहीं आता। एक बार मेहनत करिए, लेकिन सॉलिड मेहनत करिए। चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ मैं नोट्स भी बनाऊंगा, मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा, मुझे कहीं दिक्कत आ रही है मैं पूछूंगा भी, सब कवर करूंगा। एक बार की मेहनत करिए, लेकिन अच्छी करिए। इसका तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक यही है, टाइम टेबल फॉलो ना करना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आई बटन में भी डाला है, टाइम टेबल की वीडियो देखिए, पसंद आए तो उसको बनाइए, नहीं आता है तो खुद से बनाइए, लेकिन एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। उसका 4th भी मैं आपको बता चुका हूँ, टर्म 1 का जो आपका पेपर है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। और 5th यही, आपका एनिमी क्या है? गलत सोर्स से पढ़ाई करना। किसी भी गलत सोर्स से पढ़ाई मत करिए। जो ये गलत गलत वीडियो आती है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए, वैसी वीडियो मत देखिए। पूरा मेहनत पर लग जाइए, आप मेहनत करेंगे आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। तो ये आती है प्रो टिप्स। इसके बाद आखिरी में सिंपल इतना बोलना चाहता हूँ, आप एक अकेले नहीं है जो अब इस समय परेशान है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या करेंगे, लेकिन मेरी गारंटी, आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे, आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है दूसरों को अच्छा फील कराने की। तो दूसरों को वीडियो शेयर करिए, उनसे बोलिए वीडियो देखें और अपना डाउट क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, टाइम टेबल की वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली बहुत सारी वीडियोस में, और याद रखिएगा आप सब बनेंगे टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।